जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दीक्षित ट्यूटोरियल्स, इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बक्सर का युद्ध। 1764 में एक ऐतिहासिक युद्ध होता है और यहाँ से क्या होता है कि भारत के वास्तविक औपनिवेशिक होने का जो प्रमाण जो मिलते हैं, जो ऐतिहासिक जो युद्ध जो हुआ था उसमें क्या है कि एक निरंतर गति पैदा कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के विस्तार में। क्योंकि यहाँ से प्रत्यक्ष तौर पर राजनीतिक गतिविधियों में ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध था जिसने भारत की आंतरिक कमजोरी, बल्कि मुगल साम्राज्य जो भी था, जैसे मुगल आलम द्वितीय था इस टाइम, तो उस मुगल की कमजोरियों का भी इसने एक विस्तार पूर्वक एक बता दिया था कि मुगल अब उतने सुदृढ़ नहीं रहे जितने 1707 में औरंगजेब के समय थे। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें अवध का नवाब की भी पराजय हुई थी, इसमें बंगाल के नवाब की भी पराजय हुई थी, इसमें मुगल बादशाह के की भी पराजय हुई थी। तो वैसे दोस्तों, हम देखा जाए तो कल हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा। प्लासी के युद्ध में हमने भूमिका को पढ़ा, भूमिका के बाद हमने उसकी पृष्ठभूमि को भी देखा, कारण को देखा, कारण में हमने दीर्घकालिक कारण देखा, तत्कालिक कारण देखा, फिर हमने उसका प्रभाव देखा, महत्व देखा, प्रमुख घटनाएं देखी। सेम एज इट इज आज भी हम बक्सर के युद्ध में उस भूमिका को पढ़ेंगे, उस पृष्ठभूमि को भी पढ़ेंगे, आज हम उस कारणों को भी देखेंगे, उस प्रभाव को भी देखेंगे। तो जो मैंने आपको पहले ही बाइफरकेट करके ये मैंने टॉपिक बता दिया था, उस बाइफरकेशन में मैं आपको बता दूं, जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समानता के लिए अधिकार। समानता के लिए अधिकार, जो चरण का नाम है वो है समानता के लिए अधिकार। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें प्लासी का युद्ध भी आएगा, इसमें बक्सर का युद्ध आता है ना। तो कल हमने प्लासी का जो युद्ध था वो ओवर कर दिया था, बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। उस बक्सर के युद्ध एक निर्णायक युद्ध था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वर्चस्व कायम करने के लिए एक नई राह दिखा दी थी, जिसके बाद इन्होंने अपना एकाधिकार एक तरह से इसने स्पष्ट कर दिया था कि बंगाल हो या अवध खुद का एकाधिकार है, क्योंकि उसने मुगल बादशाह को हरा दिया था। मुगल बादशाह उस टाइम मुगल आलम द्वितीय था। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैं आपको बता दूं, ऐसे हम जो पढ़ेंगे। देखिए, मैंने पहले भी बाइफरकेट करके बताया, मैं डेली बताता हूँ और आज भी बता देता हूँ आपके लिए। तो हम पढ़ेंगे पहले भूमिका, भूमिका के बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दूं, यहाँ मैंने पृष्ठभूमि लिख दिया है, लेकिन इससे पहले मैंने प्लासी का युद्ध पढ़ाया और कर्नाटक का युद्ध पढ़ाया, लेकिन मैंने उसमें पृष्ठभूमि नहीं लिखा था। ठीक है, उसमें मैंने पृष्ठभूमि इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैंने जब डिक्टेट करता हूँ अपने इस टॉपिक को, तो मैं उस पृष्ठभूमि को पहले ही आपके लिए बता देता हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैंने पृष्ठभूमि को मैंने वहां इंडिकेट नहीं किया था, लिख के नहीं बताया था। ठीक है, तो बट मैंने यहाँ पृष्ठभूमि को बता दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि हाँ, पृष्ठभूमि बोलते हैं उसको, जो मैं डिक्टेट करता हूँ उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठभूमि बोलते हैं। उस भूमिका के बाद जो भी मैंने डिक्टेट किया होगा वो पृष्ठभूमि में आएगा। उस पृष्ठभूमि के बाद मैं हमेशा कारण को बताता हूँ। कारण को मैं हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक दीर्घकालिक, एक तत्कालिक। ठीक है, कारण के बाद मैं प्रमुख घटना को देखता हूँ, प्रमुख घटना के बाद मैं क्या देखता हूँ, प्रभाव को देखता हूँ। प्रभाव हमेशा देखो एक पॉजिटिव रहता है, एक रहता है नेगेटिव। प्रभाव के बाद में जो हमेशा देखता हूँ वो देखता हूँ महत्व। जो हमारा जो सीरियल रहता है वो रहता है ये, ताकि मैं इसमें ऐसे इसलिए इंडिकेट करवा देता हूँ ताकि हमारा कोई भी कुछ छूटे ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हमारा रहे ना, ताकि हम एक ब्रॉड माइंड से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने आप को एक संगठित होकर एक मजबूत दिशा में एक अपना कदम बढ़ा सकें।
ठीक है। तो आज मैं आपको बता दूंगा, भूमिका के लिए मैंने बता ही दिया कि क्या था। एक जो 1764 में जो भी युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में एक युद्ध होता है, एक निर्णायक युद्ध होता है, एक ऐतिहासिक युद्ध होता है, जिसमें कि भारत की आंतरिक कमजोरियों का उजागर हो गया था। उजागर 1757 के प्लासी के युद्ध में भी हुआ था, क्योंकि लेकिन उसमें मुगल बादशाह का हस्तक्षेप नहीं था, बट यहाँ मुगल बादशाह भी था। उस मुगल बादशाह भी की भी पराजय हुई थी। अवध के नवाब सिराजुद्दौला की भी हुई थी, शुजाउद्दौला की भी हुई थी, ठीक है। यह जो मीर कासिम थे उसकी भी पराजय हुई थी, ठीक है। तो एक जो समृद्ध राज्य थे, अवध हुआ, बंगाल हुआ, और एक पूरा मुगल की जो पराजय हुई थी, उस आंतरिक कमजोरियों को क्या हुआ, उजागर हुआ। इसका फायदा किसने उठाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। और इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव जो था दोबारा गवर्नर बन चुका था बंगाल का, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, भूमिका को हमने बता दिया, मैं पृष्ठभूमि को आपको बता देता हूं कि जब 1757 में जब मीर जाफर नवाब बनाया गया था, मीर जाफर को जब नवाब बनाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो 1757 में मैंने आपको बताया था मीर जाफर को नवाब बनाया गया, ठीक है। मीर जाफर को नवाब बनाया गया, तो इसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक खुली छूट दे दी थी। इसका नुकसान मीर जाफर को भी हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगे दिन ब दिन, जो मांगे थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और इसका तो जो हस्तक्षेप था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है। हस्तक्षेप जब बढ़ता जा रहा था, तो मैं बता दूं, हस्तक्षेप था बंगाल में जो राजनीतिक गतिविधियों में, बंगाल की राजनीतिक गतिविधियों में, और बंगाल में अराजक तत्व जो थे, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बढ़ावा दिया और एक अराजकता फैलाने का काम किया। तो बंगाल में अराजकता फैलाई, ठीक है। बंगाल में अराजकता फैलाता है, गतिविधियों, राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है। इससे परेशान हो जाता है कौन? मीर जाफर। मीर जाफर ने इससे परेशान होने के तत्पश्चात ही 1759 में जो बेदरा का युद्ध हुआ था, उसमें डचों का साथ दिया था। तो 1759 में क्या होता है, किसका युद्ध होता है? बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध, उसमें क्या करता है मीर जाफर जो था, वो किससे मिल जाता है? वो डच से मिल जाता है। और इन दोनों की संयुक्त सेना किससे मुकाबला करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला करती है। इसी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें विजय हो जाती है, और इस संयुक्त सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस संयुक्त सेना की हार के बाद जो मीर जाफर था, मीर जाफर की जगह जो नवाब बनाया गया था, वो बनाया गया था मीर कासिम। क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि जो डच थे उनकी हार हो गई थी, और ये डच जो थे वो कहाँ चले गए थे? वो श्रीलंका और इंडोनेशिया चले गए थे। श्रीलंका और इंडोनेशिया, जो भारत में जो व्यापार था वो न्यूनतम हो गया था उनका, क्योंकि वो श्रीलंका और इंडोनेशिया चले गए थे। और मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बनाया गया, मीर कासिम को नवाब बना गया। और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम से बहुत कुछ ले लिया था। जैसे मीर कासिम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या लिया था? एक वर्धमान, जो जगह का नाम था वर्धमान, क्या था? वर्धमान को ले लिया था। वर्धमान के बाद अगर हम देखा जाए तो एक सिलहट जो होता है, वो क्या होता है? जो चूल्हे का जो व्यापार होता है, सिलहट जो होता है वो चूल्हे का व्यापार होता है। और चूल्हे के व्यापार में बोला जाए तो सिलहट के व्यापार में क्या करते हैं? 50% की हिस्सेदारी अपनी ले लेते हैं। तो कितनी? ईस्ट इंडिया कंपनी सिलहट के व्यापार में कितने परसेंट की जो लेती है? 50% हिस्सेदारी, ठीक है। वर्धमान को भी लेता है, वर्धमान के बाद चटगांव को भी लेता है, ठीक है। चटगांव भी कौन ले लेता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। किससे लेता है? मीर कासिम से। मीर कासिम से नवाब बनाने के बदले में क्या लेता है? वर्धमान को लेता है, चटगांव को लेता है, और सिलहट के व्यापार में 50% की हिस्सेदारी को लेता है।
तो अब मैं आपको इसके कारण को बता दूं। कारण में दीर्घकालिक कारण भी है, दीर्घकालिक कारण भी होते हैं और तत्कालिक कारण भी होते हैं। ये मेरी एक पृष्ठभूमि थी कि मीर जाफर ने डचों का साथ दिया था, लेकिन डचों और मीर जाफर की जो संयुक्त सेना थी वो हार जाती है। वहीं डच का जो भारत में जो व्यापार है वो न्यूनतम हो जाता है और श्रीलंका और इंडोनेशिया वो चले जाते हैं। वहीं मीर जाफर की जगह क्या मीर कासिम को बनाया जाता है। मीर कासिम के बाद बनाने के बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम से क्या लेती है, वर्धमान को लेती है, चटगांव को लेती है और सलहट के व्यापार पर 50% की हिस्सेदारी लेती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसके कारण क्या थे, दीर्घकालिक कारण और तात्कालिक कारण। देखिए तात्कालिक कारण तो मैं हमेशा, आपको पता है कि मैं हमेशा बाद में बताता हूं, लेकिन दीर्घकालिक कारण, दीर्घकालिक कारण, ठीक है। दीर्घकालिक कारण में जो मैं पहले बता दूं कि जो मीर कासिम था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान हो गया था और इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगोर ले गया। कहां ले गया, मुंगोर ले गया, ठीक है। प्लस दूसरा जो मैं आपको दीर्घकालिक कारण बता दूं कि इसने यूरोपीय पद्धति से एक अपनी नई सेना का निर्माण किया था। कौन सी यूरोपीय पद्धति से नई सेना का निर्माण किया था, ठीक है। और इसने एक काम और जो किया था वो किया था कि जो मुंगोर में उसने नई राजधानी अपनी स्थापित कर दी थी, वहीं मुंगेर में उसने शस्त्रागार का निर्माण करवाया। मुंगेर में शस्त्रागार का निर्माण करवाया, ठीक है। मुंगेर में शस्त्रागार का निर्माण करवाता है और जो क्योंकि जो मीर कासिम था वो संप्रभु शासक बनना चाहता था, क्योंकि मीर कासिम की हमेशा से इच्छा रही थी कि वो कभी कठपुतली ना बने, ठीक है। कठपुतली उसने शुरुआत में जब नवाब बना था उसने कुछ काम कठपुतलियों जैसे किए थे, लेकिन उसके मन ही मन में उसको अपने आप से घृणा हुई और उसने अपने निजी व्यापारी जो क्षेत्रीय लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई और अपने आप को एक संप्रभु शासक बनाने की उसने चेष्टा रखी। उसी के फलस्वरूप क्या हुआ था, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में अपनी राजधानी को ले गया, यूरोपीय पद्धति में एक नई सेना का निर्माण कराता है और शस्त्रागार जो है मुंगेर में बनवाता है। तो वहीं मैं आपको बता दूं एक दूसरा जो दीर्घकालिक कारण था वो भी था कि जो बिहार का एक था कौन, डिप्टी गवर्नर, बिहार का था डिप्टी गवर्नर, ठीक है। डिप्टी गवर्नर जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत खास मित्र था, उसका नाम था राम राय, ठीक है। राम राय जो कि, और क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप रहता था, इसलिए नवाब उससे क्या हिसाब के बारे में नहीं पूछ पाता था। क्या नहीं पूछ पाता, जो बिहार का डिप्टी गवर्नर कौन था, राम राय था, जो कि कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मित्र। तो ऐसे मित्रता के कारण कभी इससे हिसाब नहीं लिया जाता था, लेकिन मीर कासिम ने क्या किया, इससे हिसाब लिया और इसको क्या किया, जेल में डलवा दिया, ठीक है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारक था इसका, जो दीर्घकालिक कारणों में जो आता है वो था ये, क्योंकि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने एक तरह से क्या चुनौती पेश कर दी, एक प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती पेश नहीं की, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसने चुनौती को ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती दे दी थी, ठीक है। क्योंकि राम राय जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक घनिष्ठ मित्र था और इस मित्रता के कारण ही कोई भी नवाब उससे हिसाब नहीं मांगता था, लेकिन मीर कासिम ने इससे हिसाब मांगा, हिसाब में गड़बड़ी होने पर इसको जेल में डाल दिया गया। अब मैं आपको बता दूं इसका तात्कालिक कारण मैं आपको बता दूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट तात्कालिक कारण है जिसकी वजह से इस निर्णायक युद्ध की नींव रखी गई, ठीक है। मैं आपको बता दूं तात्कालिक कारण क्या था, तात्कालिक कारण, ठीक है। जो तात्कालिक कारण में मैं बता दूं, बंगाल में दो व्यापारी थे, ठीक है, जो थे, एक थे क्षेत्रीय व्यापारी, एक थे विदेशी व्यापारी,
अब मैं आपको बता दूं कि बंगाल के नवाब जो पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एकाधिकार स्थापित कर लिया था, अपने व्यापार पे एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके चलते इनको 0% टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, वहीं क्षेत्रीय व्यापारी को 30% तक की टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, यहाँ क्षेत्रीय व्यापारी को 30% टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी को मात्र 0%। तो आप खुद समझ सकते हो कि किसका माल सस्ता होगा। तो क्या इनका माल सस्ता था, इनका माल महंगा था, जिसकी वजह से इनका जो व्यापार था बंद होने की कगार पर हो गया था। तो इन्होंने, तो क्षेत्रीय व्यापारी थे, उन्होंने नवाब से शिकायत की कि देखिए हमारे पेट पे क्यों लात मार रहे हो। भाई कोई भी व्यापार, हर किसी को पता है कि जो जनता है वो हमेशा सस्ते के लिए रुक करेगी। ठीक है, और इन पे कोई टैक्स नहीं है तो इनका माल कैसा सस्ता, इनको देखो टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, 100 रुपए का कोई सामान है, ठीक है, कोई भी 100 रुपए का सामान है और ये उसको बेचते हैं 130 में, क्योंकि इनका 30% टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन इनको 30% देना ही नहीं पड़ता, इनको 0% टैक्स है, तो ये 100 रुपए की चीज को 100 में बेच देंगे। तो आप बताइए, जनता 130 वाले के पास जाएगी या जनता 100 वाले के पास जाएगी? जनता हमेशा 100 वाले के पास जाएगी। 100 वाले के पास जाएगी तो मतलब इन क्षेत्रीय व्यापारियों का घाटा है। क्षेत्रीय व्यापारियों का घाटा है तो एक तरह से इनके पेट पे लात मारी जा रही है। तो क्योंकि जो पहले जो नवाब थे, मीर जाफर हुआ, मीर कासिम के शुरुआती चरण में क्या हुआ था, इनका एकाधिकार स्थापित था। ठीक है, 1764 में, लेकिन इस 1764 में जो निर्णायक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, उसका तत्कालिक कारण यही था, क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, जब ठीक है, नवाब से जब इन्होंने शिकायत की थी कि यार हमारे पेट पर क्यों लात मारते हो, तो हृदय परिवर्तन होता है किसका, मीर कासिम का हृदय परिवर्तन होता है और अंग्रेजों से क्या करता है, मुंगोर में मुलाकात करता है। कौन करता है? मुंगोर में मुलाकात करता है। ठीक है, जो नवाब था मीर कासिम मुंगोर में मुलाकात करता है और अंग्रेजों से बोलता है कि आपको 8% टैक्स देना पड़ेगा, और अंग्रेजों ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी कि हाँ हम 8% टैक्स दे देंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे अंग्रेज कोलकाता पहुंचते हैं, इस समझौते जो ये अनुमति जो उन्होंने ले रखी थी कि हम 8% टैक्स देंगे, उस बात से वो मुकर गए। ठीक है, उन्होंने टैक्स ही नहीं दिया, मुंगोर में जाके जो 8% टैक्स वाली बात थी उससे मुकर गए और उन्होंने टैक्स नहीं दिया। इसको मीर कासिम ने अपना अपमान समझा और उन्होंने उस के जो अंग्रेजों का जो व्यापार था उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक निर्णय लिया और उनसे बोला गया था कि अब जो कोई भी बंगाल में व्यापार करेगा, चाहे वो विदेशी हो या अपना क्षेत्रीय व्यापारी हो, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब 0% टैक्स पे आप व्यापार कर सकते हो बंगाल में। ठीक है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको एक चुनौती समझा और बोला कि क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उन पर एकाधिकार स्थापित कर चुकी थी पहले से, लेकिन यहाँ क्या आता है, देखो एकाधिकार स्थापित कर चुकी थी। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ 100 रुपए की चीज है, अब ये भी व्यक्ति क्या थे 100 रुपए में चीज को बेचने लगे। अब आपको पता है कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, ठीक है, अब देखो दोनों जगह समान रेट में सामान मिल रहा है, तो क्षेत्रीय लोग हमेशा अपने खुद के पर्सन के पास जाएंगे। ठीक है, जाते हैं कि नहीं आप लोग? बोलते हैं ना, घुटना हमेशा पेट की तरफ न होता है, बोलते हो कि नहीं आप लोग? ठीक है, वैसे ही क्या था, जो क्षेत्रीय लोग थे वो क्षेत्रीय व्यापारियों के पास जाने लगे, जिससे कि क्या है, इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको क्या लगा कि इससे तो हमारा व्यापार एक समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो बादशाह था, जो नवाब था बंगाल का मीर कासिम, उसके पर आक्रमण कर दिया और ठीक है, नवाब के जो पटना था, पटना पर आक्रमण कर दिया। पटना पर जब आक्रमण कर दिया तो मीर कासिम भी शांत नहीं बैठा। मीर कासिम ने मुगल बादशाह, देखो मीर कासिम ने मुगल बादशाह जो था वो था आलम द्वितीय।
आलम द्वितीय, ठीक है, इसको भी अपने साथ में ले लिया था, मुगल आलम द्वितीय को भी अपने साथ में ले लिया था, ठीक है। और इन दोनों ने क्या किया, नवाब अवध जो था, अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसको भी अपने साथ में ले लिया था, ठीक है। तो इनका जो त्रिगुट बन गया था, अवध के नवाब का, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब का, इन त्रिगुट का किससे सामना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जब होता है, और ये बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को लड़ी जाती है, किसको, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जो कि ऐतिहासिक युद्ध था। एक त्रिगुट का जो संघर्ष हुआ था किसके साथ हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जीत जाती, और ये क्या थे, हार जाते हैं। एक त्रिगुट हार जाता है, और इनकी सर्वनाक तौर पर एक हार होती है इन त्रिगुट की, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बुद्धिमत्ता से जीत जाती है, ठीक है। बुद्धिमत्ता से जीत जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों के साथ अलग अलग संधि करती है, ठीक है। मीर कासिम के साथ अलग संधि करती है, मीर कासिम तो इसमें मर जाता है, युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ठीक है। मीर कासिम की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जो बंगाल का जो बाद का जो नवाब बना था उसके साथ एक अलग संधि करती है, आलम द्वितीय के साथ अलग संधि करती है, वही शुजाउद्दौला के साथ भी अलग संधि करती है। अब मैं आपको बता दूं कि पहली संधि थी वो थी, ठीक है, ठीक है, पहली जो संधि थी वो 1764 में ही होती है, और मुगल बादशाह के साथ होती है, ठीक है। पहली संधि जो थी वो मुगल बादशाह के साथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मुगल बादशाह के साथ जो थी, इलाहाबाद की मुगल बादशाह के साथ होती है। कौन था मुगल बादशाह, मुगल आलम द्वितीय, कौन था, मुगल आलम द्वितीय, ठीक है। मुगल आलम द्वितीय के साथ जो संधि होती है वो होती है 12 अगस्त 1765, ठीक है। 12 अगस्त 1765 में जब मुगल आलम द्वितीय के साथ जो इलाहाबाद की प्रथम संधि, क्या बोलते हैं इसको, इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ होती है, मुगल बादशाह के साथ होती है, और इस संधि में जो निर्णय लिया गया था वो क्या लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समस्त बंगाल की दीवानी सौंप दी जाएगी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, समस्त बंगाल की दीवानी मिल गई, ईस्ट इंडिया कंपनी को समस्त बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, ठीक है। संयुक्त जो बंगाल की जो लगान थी, जो वसूलने का, जो दीवानी थी, जो वसूलने का, लगान वसूलने का काम पूरा मिल गया था। वहीं अगर देखा जाए तो जो मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए, मुगल बादशाह को, मुगल लिख दे रहा हूं, ठीक है गाइस, मुगल को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का निर्णय हुआ, वार्षिक पेंशन देने का निर्णय हुआ। वहीं इलाहाबाद का जो किला था वो किसके पास था, अवध के जो नवाब था शुजाउद्दौला के पास, उससे छीन कर इलाहाबाद का किला भी किसको दे दिया गया था, मुगल बादशाह को। इलाहाबाद का किला छीन के किसको दे दिया गया था, मुगल बादशाह को दे दिया गया था। वहीं अगर मैं आपको बता दूं कि जो द्वितीय संधि थी, द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ होती है, ठीक है। द्वितीय संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, और शुजाउद्दौला के साथ जब होती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली सहायक संधि होती है, क्या होती है, पहली सहायक संधि। देखो दूसरी संधि का जो नाम था वो था इलाहाबाद की द्वितीय संधि, द्वितीय संधि किसके साथ होती है, वो होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है, ठीक है, और किसके साथ होती है, अवध के नवाब के साथ होती है, और इस संधि को ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली सहायक संधि
मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहायक संधि का जो डुप्ले को जनक माना जाता है, उसने क्या किया था, फ्रांसीसियों का जब समर्थन उसने दिया था कि सहायक संधि का, उसने एक तरह से क्या किया था, नींव रखती थी। उसने बता दिया कि सहायक संधि क्या होती है और डुप्ले को ही जनक माना जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहली बार सहायक संधि का उपयोग किसके साथ हुआ, अवध के नवाब के साथ हुआ। इस सहायक संधि में क्या हुआ, अवध था, देखिए मैं बता दूं ये था, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूं जो अवध था वो था यहाँ, ठीक है। अवध के में इनको क्या करना पड़ता था, अवध में एक रेजिमेंट रखना पड़ता, एक रेजिडेंट रखना पड़ता था। क्या रखना पड़ता था, रेजिडेंट रखना पड़ता था। उस रेजिडेंट के ही नेतृत्व में एक सेना रखी जाती थी। उस सेना का खर्चा कौन देता था, अवध ही देता, अवध का नवाब को ही देना पड़ता था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि हम आपके जो मराठे आप पर आक्रमण करना चाहते हैं, हम आपकी उनसे रक्षा करेंगे, ठीक है। तो उस रेजिडेंट को रखा गया, उस रेजिडेंट के नेतृत्व में एक सेना रखी गई और इसका पूरा भार किसके कंधों पर डाल दिया गया था, अवध के नवाब के डाल दिया गया था, ठीक है। वहीं अगर मैं आपको दूसरी बता दूं, 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया युद्ध के रूप में, किसके ऊपर, द्वितीय अवध के नवाब के ऊपर, ठीक है। देखिए सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए, ठीक है, 50 लाख का जुर्माना लगवाया, और जो मुफ्त, और जो अवध में मुफ्त व्यापार की अनुमति भी मिल गई थी, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब ये मुफ्त व्यापार भी कर सकते थे अवध में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, और यहां से उन्होंने क्या किया, यहां से उसने अवध पर भी अपना व्यापार का एकाधिकार स्थापित कर लिया था, और इससे अवध के नवाब से इलाहाबाद का किला छीनकर किला छीन लिया गया, और छीन कर किसको दे दिया था, मुगल आलम द्वितीय को, मुगल आलम द्वितीय को, ठीक है, मुगल आलम द्वितीय को दे दिया गया। तो जो द्वितीय संधि थी वो किसके साथ हुई थी, वो द्वितीय संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी। अब मैं आपको बता दूं जो तीसरी संधि थी और जो फाइनल संधि थी वो किसके साथ हुई थी, वो हुई थी बंगाल के नवाब के साथ। अब आप बोलोगे यार बंगाल का नवाब तो मीर कासिम था, लेकिन उसके युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं मीर कासिम के बाद क्या हुआ, मीर जाफर बना। मीर जाफर के बाद, मीर जाफर की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो बनता है ना, वो बनता है नमजुद्दौला। क्या, कौन सा जो शासक बनता है, वो बनता है नमजुद्दौला, ठीक है, ठीक है। ये बनता है कौन, ये अल्पवयस्कता, और ये कौन बनता है, ये बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। और तृतीय संधि जो होती है वो इसके साथ होती है, कौन सी, तृतीय संधि होती है। और तृतीय संधि में क्या जो फैसला होता है, वो बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो जाता है, बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो जाता। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये द्वैध शासन क्या है, तो मैं आपको बता दूं द्वैध शासन क्या होता है कि सत्ता में दो अलग अलग व्यक्तित्व का हस्तक्षेप, ठीक है। सत्ता में मैं अभी आपको बता दूंगा क्या क्या होता है, दो अलग अलग व्यक्तित्व का हस्तक्षेप, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित होता है। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार द्वैध शासन कहां लगाया, पहली बार द्वैध शासन कहां स्थापित किया, और इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पहला क्वेश्चन हमेशा जो आता है वो अवध के साथ आता है।
अवध के साथ जो आता है वो आता है हैदराबाद के साथ, और जो तीसरा जो हमेशा आता है वो आता मैसूर के साथ, मैसूर के साथ जो फिर ना, और जो चौथा जो आता है वो आता बंगाल के साथ। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन भी एक बता देता हूँ, पांचवा अगर ऑप्शन कभी आता है आएगा तो वो क्वेश्चन हमेशा मराठा आएगा। जो छठा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा आएगा, चलो 5 ही बहुत है। ठीक है, ठीक है, तो अवध हुआ, हैदराबाद हुआ, मैसूर हुआ, या बंगाल हुआ, या मराठा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बंगाल। ठीक है, बंगाल में पहली बार द्वैध शासन स्थापित किया जाता है अंग्रेजों द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। अब मैं आपको बता दूं कि जो जो शासन में जो काम रहता है वो मुख्य रूप से कौन कौन सा काम रहता है। ठीक है, देखो एक होता है दीवानी, ठीक है, आर्थिक स्थिति, और एक होती है राजनीतिक स्थिति। ठीक है, जो प्रमुख दो काम रहते हैं शासन में, जो प्रमुख दो काम रहते हैं, प्रमुख बोल रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना, प्रमुख दो काम रहते हैं वो कौन सा रहता है, एक रहता है दीवानी का काम, कौन सा, दीवानी का काम, और दूसरा जो रह जाता है वो रहता है निजामत का, निजामत को ही क्या बोलते हैं, राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियों को ही निजामत का नाम दिया गया था। ठीक है, दीवानी तो आप लोग जानते ही हो। तो देखिए दीवानी पर तो मुगल बादशाह से क्या ले लिया था इन्होंने, संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, और दीवानी पर अपना पूर्ण नियंत्रण ले लिया था, किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया था प्रथम संधि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी। अब निजामत को क्या हुआ, निजामत दो पार्टों में बाइफरकेट कर दिया गया, कुछ शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रही और कुछ शक्तियां किसके पास रही, नवाब के पास। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो शक्ति रही वो रही थी सैन्य। ठीक है, जो सेना अगर रखेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी सेना को अपने पास रखेगा, ठीक है, अपने अनुसार रखेगा। ठीक है, वही दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना को रखा। ठीक है, अगर सेना को रखना चाह रहा है तो एक तरह से बोला जाए तो ये संप्रभु बनना चाहता है, संप्रभु बनना चाहता है तो जो भी जो आस पड़ोसियों से संबंध है, जो पड़ोसी राज्यों से संबंध है वो कौन करेगा, वो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के निगरानी में किया जाएगा, क्या रखा जाएगा। ठीक है, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने महत्वपूर्ण दो कामों को अपने हाथ में लिया, एक सेना को अपने हाथ में लिया और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को लिया। बोल एक तरह से अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो विदेश मंत्रालय उन्होंने अपने पास में रखा, उन्होंने डिफेंस मंत्रालय जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो अपने पास रखा, वही फाइनेंशियल मिनिस्ट्री भी अपने पास में रख लिया था, और जो बाकी का जो भी प्रशासनिक काम था, ठीक है, वो किसको दे दिया गया था, नवाब को दे दिया गया था। ठीक है, प्रशासनिक कार्य में जो देखा जाए तो जन कल्याण का कोई काम होता है, कानून व्यवस्था का काम होता है। देखो नवाब को कौन कौन सा दिया था, कानून व्यवस्था दिया था, ठीक है, जन कल्याण का काम दिया था, नाम का जन कल्याण था सच बताऊं तो, ठीक है, ठीक है, जन कल्याण का काम दिया था। और क्या हुआ था, प्रशासनिक कार्यों को देख रेख के लिए, ठीक है, 53 लाख रुपए वार्षिक तौर पर नवाब को दिया जाता था। 53 लाख रुपए वार्षिक किसके लिए दिया जाता था, ओनली प्रशासनिक कार्यों को देख रेख के लिए। ठीक है, तो मैं आज आपको मैंने इसमें देखो क्या क्या बता दिया, भूमिका बता दी, पूरी पृष्ठभूमि बता दी, पृष्ठभूमि के बाद आपको कारण बता दिए, तत्कालिक कारण हो या दीर्घकालिक कारण हो सब बता दी। मैंने प्रमुख घटनाएं भी बता दी कि सहायक संधि कौन सी थी, ठीक है, जो संधि तीनों संधियां बता दी थी, द्वैध शासन भी मैंने आपको बता दिया था कि बंगाल में द्वैध शासन भी स्थापित हो गया था। मैं आज आपको बता दूं जो प्रभाव था, प्रभाव में आपको बता दूं, देखो प्रभाव तो देखो अब मैं बताने से रहा, क्योंकि प्रभाव क्या है अब आप लोगों जान ही चुके होंगे कि प्रभाव भारत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो जो भी कॉमन, इतना तो मैंने आपके अंदर एक कॉमन सेंस पैदा करवा दिया है कि आप प्रभाव को खुद लिख सकते हो। और लेकिन बाकी का कंटेंट मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने टीम मैनेजर से बोलकर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का जो चैनल है वो दीक्षित ट्यूटोरियल्स नाम से ही है, दीक्षित ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ठीक है। लोगो भी बनवा दिया गया है दीक्षित ट्यूटोरियल्स का, जिसमें एक मिक्की माउस है। ठीक है, मिक्की माउस के नीचे ही दीक्षित ट्यूटोरियल्स लिख रहा है। फिर वो सर्कल है, सर्कल के बाद क्या लिख रहा है, इंडियाज लर्निंग प्लेटफॉर्म। वही क्या लिख रहा है यहाँ पर, जो रेड में एक यूट्यूब का लोगो होगा, यूट्यूब के लोगो के नीचे क्या लिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिख रहा होगा। ठीक है, तो ये पहचान है लोगो। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो, वो लोगो मैंने वहां पे लगवा दिया है टीम से बोलकर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, बक्सर का युद्ध। जो बक्सर का युद्ध में जो महत्वपूर्ण जो मैंने घटनाएं थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो गाइस, जो हम पढ़ रहे थे समानता का अधिकार, उसमें देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। उसमें हमने प्लासी को पढ़ लिया, उसमें हमने बक्सर को पढ़ लिया। ठीक, लेकिन समानता के अधिकार में ही अब मैं क्या करूंगा, समानता के अधिकार में ही मैं क्या करूंगा, समानता के अधिकार को मैं एक नया बाइफरकेशन लाऊंगा। उस नए बाइफरकेशन में मैं लिखूंगा घेरे की नीति। ठीक है, ठीक है, घेरे की नीति, क्योंकि अब ये समानता के अधिकार के साथ उनको घेरना चाहते थे, उनको घेर कर उनके साथ कैसे भी करके षड्यंत्र करके या फिर आक्रमण करके युद्ध करके वो क्या करते हैं, एक अधिकार स्थापित करना चाहते, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते। तो कल से जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हम मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे युद्ध पढ़ेंगे 1813 तक। 1813 तक मैंने आपको बताया था कि समानता के अधिकार का जो चरण चलता है वो चलता है 1813। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसको भी मैंने बाइफरकेट कर दिया। एक और पार्ट मैंने सब टाइटल एक और ऐड कर दिया, वो था घेरे की नीति। अब घेरे की नीति में हम क्या पढ़ेंगे, 1813 तक एक घेरे की नीति को पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि उनको क्या होता है, एक आर्थिक कमजोर जो व्यक्ति हैं उनको भी पढ़ने की जो ललक है वो ललक उनमें से खत्म ना हो। दीक्षित ट्यूटोरियल्स हमेशा यही चाहता है कि हर व्यक्ति का भविष्य उज्जवल बने। ठीक है, वो अपने पैरों पे इतना खड़ा हो सके कि वो हमेशा एजुकेशन के पीछे कभी किसी से कम ना रहे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे कि आपको भी प्रतिस्पर्धा का आनंद मिल सके, वो प्रतिस्पर्धा को जान सको कि आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में कितने पानी में हो, कितने दूध में हो। ठीक है गाइस, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना गाइस, और अपने जो आसपास के लोगों को भी बताएं कि दीक्षित ट्यूटोरियल से मुफ्त में एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहा है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।